बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आज हम पीसीआर के बारे में पढ़ेंगे। पीसीआर दैट स्टैंड फॉर पॉलीमरेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो पॉलीमरेज और चेन रिएक्शन में अलग-अलग लिख रहा हूँ। वजह यह है कि पॉलीमरेज जो है वो एक एंजाइम है, ठीक है, और चेन रिएक्शन किसे कहते हैं? विच रिपीट इटसेल्फ, ठीक है, जो खुद को बार बार रिपीट करे, उस रिएक्शन को आप रिएक्शन विच रिपीट्स इटसेल्फ, उस रिएक्शन को आप चेन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जिस तरह आपने न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन या फ्यूजन रिएक्शन पढ़ा हो अगर, तो वो भी चेन रिएक्शन होता है। तो इस तरह जो पीसीआर है ये भी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, और ये कह लें कि बहुत इम्पॉर्टेंट, कह लें इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है मौजूदा सदी की। ठीक है, और इसे जो इन्वेंट किया था या जिसे डिस्क्राइब किया था सबसे पहले इस मेथड को, वो कैरी बी मोलिस था। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था कैरी बी मोलिस। ठीक है, इन 1983 के अंदर, इन 1983, ठीक है, उसने इसके बारे में बात की थी, यानी इसने सबसे पहले इसके बारे में रिसर्च की थी और इसे प्रेजेंट किया था। सही। सो पीसीआर क्या है? बेसिकली इट इज़ अ टेक्निक, या सिंगल लाइन में अगर हम इसे कहें, इट इज़ डीएनए एम्प्लीफिकेशन टेक्निक। ठीक है जी, डीएनए या फिर जीन, ठीक है, उसकी एम्प्लीफिकेशन टेक्निक है, एम्प्लीफिकेशन टेक्निक। ठीक है, अब आपको बता दीजिए एम्प्लीफिकेशन से क्या मुराद है, कि बेसिकली यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन से मुराद एक किस्म की उसकी कॉपिंग है। ठीक है, कि उसकी जो हम कॉपिंग करेंगे। ठीक है, कोई भी आपका जीन ऑफ डीएनए है, इंटरेस्ट का डीएनए है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसकी आपने कॉपिंग करनी है, तो उसके लिए जो टेक्निक यूज़ होगी उसे हम क्या कहेंगे? पीसीआर। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होगा? एंजाइम। ठीक है, हम डीएनए सॉरी पीसीआर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही एंजाइम होती है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द पीसीआर। ठीक, अब थोड़ा सा हम एंजाइम के बारे में कि कौन सा इसमें एंजाइम यूज़ होगा। नाम से जाहिर है कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, पॉलीमरेज। ठीक है, लेकिन ये कोई आम पॉलीमरेज नहीं होता, थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज। वैसे आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम जो से होते हैं वो एंजाइम्स आर थर्मोसेंसिटिव। थर्मोसेंसिटिव से क्या मुराद है कि यानी अगर दर्जा हरारत कम या ज़्यादा होती है, टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा, तो उसका फंक्शन पे डिस्टर्ब होगा। ठीक है, यानी उनके लिए एक ख़ास कह लें कि यानी रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर की वर्किंग के लिए। ठीक है, दे नीड स्पेसिफिक या ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं, दे नीड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वर्किंग। ठीक है, नॉर्मल वर्किंग के लिए उन्हें दे नीड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर नॉर्मल वर्किंग, और जो ही उससे टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा तो वो एंजाइम्स काम करना छोड़ देंगे। सही। लेकिन एक एंजाइम इन्होंने कह लें कि प्यूरिफाई किया था, या एंजाइम इन्होंने इन्वेंट किया था, इन्वेंट तो नहीं कहेंगे सॉरी से, दरियाफ्त किया था। ठीक है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस इक्वेटिकस। थर्मस इक्वेटिकस। ठीक है, इस बैक्टीरिया के बारे में कहा जाता है कि इट लिव्स इन हॉट वाटर। ठीक है, हॉट वाटर में रहता है। तो हॉट वाटर से मुराद क्या है कि मतलब इट कैन बियर अप टू कह लें कि 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड में उसके एंजाइम काम कर सकते हैं, या कह लें कि 70 to 80 ना भी सही तो मतलब 40 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड उसके एंजाइम काम कर सकते हैं। ठीक है, सो एंजाइम्स उनसे 40 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड में काम कर सकते हैं। हॉट वाटर का ये कहने का मकसद है। हो गया जो थर्मस इक्वेटिकस के पास पॉलीमरेज एंजाइम है, हम उसको निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो थर्मस इक्वेटिकस के पास एंजाइम है ये थर्मोस्टेबल होगा, थर्मोस्टेबल, जो कि थर्मोसेंसिटिव से ऑपोजिट टर्म है। थर्मोसेंसिटिव से अगर आप गौर करें तो आपको महसूस होगा ये दोनों अपोजिट टर्म है। यानी थर्मोसेंसिटिव से मुराद यानी टेम्परेचर चेंज होगा, काम करना छोड़ देगा। थर्मोस्टेबल से क्या मुराद है कि टेम्परेचर अगर चेंज भी होगा तो वो काम अपना जारी रहेगा।
ठीक है, जारी रखेगा, मतलब उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे हम थर्मस इक्वेटिकस का पॉलीमरेज इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने पीसीआर के अंदर इसी पॉलीमरेज को इस्तेमाल करना है। क्योंकि हमें पीसीआर करने के लिए, ठीक है, पीसीआर जो कि टेक्निक है जिसके अंदर हमने डीएनए की कापियाँ करनी है, ठीक है, जिस तरह फोटोस्टेट होती है, तो कापी करने के लिए हमें एक तो पॉलीमरेज रिक्वायर्ड है जो कि थर्मोस्टेबल हो, इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होंगे, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड्स के अलावा हमें इन रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास पॉलीमरेज। पॉलीमरेज जो कि क्या है, एंजाइम। फिर हमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होंगे, ठीक। फिर हमें एटीपीज चाहिए होंगे, ठीक है, जिसके एटीपीज के ज़रिए और बस ये तीन मेन चीज़ें। इसके अलावा भी हमें चाहिए होता है, मतलब बफर सॉल्यूशन चाहिए होता है जिसके अंदर ये एंजाइम काम करेगा, बफर सॉल्यूशन होता है हमारे पास, सही। एटीपीज, न्यूक्लियोटाइड्स, बफर सॉल्यूशन और पॉलीमरेज एंजाइम। ओके, अब इसका हम प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर में क्या होता है कि सबसे पहले हम मतलब इसकी डायग्राम पे चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट हो, ठीक है, जीन के अलावा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पीसीआर की एक खसूसियत है, कह लें कि ख़ास बात है कि उसके लिए कोई भी डीएनए का पार्ट हो वो उसकी कापी बना लेगा, बेशक वो एक्सप्रेस होता है या नहीं एक्सप्रेस होता। सो कोई भी डीएनए का पार्ट है वो उसका कापी बना सकता है। सो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास। और एक और चीज़ कि इट कैन बी परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब, सिर्फ एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब के अंदर भी आप ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह, मतलब ये जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है ना, इसे आप एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। यू विल पुट ऑल देम इन टेस्ट ट्यूब, सही है। और ये आपका फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन आ गया है टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब आपने क्या करना होता है, जो सेकंड्स जब आप ये सब चीज़ें डाल देते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी इसमें अब मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं डाला, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रिक्वायर्ड होता है, अब डाल देते हैं। फिर मसला क्या होता है कि वो इसकी कापी नहीं बना सकेगा, क्यों? क्योंकि आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहले आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है जी, कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक प्राइमर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन थिंग, ये 1 2 3 4 5, छठी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें प्राइमर रिक्वायर्ड होता है। अब प्राइमर क्या होता है? प्राइमर जैसे हमने पिछले लेक्चर में एक प्रोब पढ़ी थी, प्रोब भी एक कम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है जो कि आपका डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करता है। इस तरह प्राइमर जो उनसे है ये भी एक कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स का। मतलब न्यूक्लियोटाइड्स आपने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के मतलब अपोजिट कोडिंग होती है इनकी ना, तो इट इज़ अ कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ अप टू, इसे कह लेंगे 10 to 20 बेस पेयर्स होते हैं इसके। अब आपको बेस पेयर का आइडिया है कि नहीं, मैं आपको चलो बता देता हूँ। बेस पेयर कहते हैं कि मतलब जो एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, इस तरह जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस बन रहा है ना, ठीक है, तो वो हर एक जो अपोजिट है वो बेस पेयर है। मतलब इसके अंदर अगर हम काउंट करें तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, खैर ये 20 बेस पेयर का बनेगा। इसमें 20 बेस पेयर, शायद ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ऑलमोस्ट ये 20 मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 20 बेस पेयर हैं इसके अंदर। सो प्राइमर भी आपने यानी इस तरह का 20 बेस पेयर्स का होगा, क्योंकि जो डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, इसके अंदर किलोज़ के हिसाब से बेस पेयर्स होते हैं, केबीज़ के अंदर, जिस तरह किलो बेस पेयर्स होते हैं, KBPS उसे हम कहते हैं। तो प्राइमर आपका 20 बेस पेयर का होगा क्या? अब हम टेक्निक पे या प्रोसीजर पे आते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने यानी लोकेट कर लिया, फिर आपने क्या करना है, ऐड प्राइमर, प्राइमर इन द सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर आपने प्राइमर ऐड करना है। होगा क्या? आप क्या करेंगे, मतलब प्राइमर भी ऐड कर देंगे, एटीपीस भी ऐड कर देंगे, बफर सॉल्यूशन भी हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स भी बीच में ऐड हो जाएंगे। अब मतलब आपके पास टेस्ट ट्यूब के अंदर सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब आप एक थर्मोसाइक्लर के अंदर रखते हैं, ठीक है। यानी हमें सातवीं चीज़ क्या चाहिए होगी, एक थर्मोसाइक्लर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ थर्मोसाइक्लर। अब आप कहेंगे थर्मोसाइक्लर क्या होता है? सो थर्मो मीन टेम्परेचर,
ठीक है, साइक्लर का मतलब जो उसको चेंज करता रहे, ठीक है, साइक्लर मीन चेंज। सो एनी मशीन विच कैन चेंज टेम्परेचर, और साइकिल से क्या बना तो रिपीटेडली, ठीक है जी, टेम्परेचर चेंज हो रहा है रिपीटेडली, ठीक है, उसे हम थर्मोसाइक्लर कहेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम फिर साइकिल्स बता देते हैं कि आपने 20 साइकिल्स या 40 साइकिल्स तक रिपीट करना है अपने इसी टेम्परेचर को, ठीक है। इसे हम टेम्परेचर रेंज दे देते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर इतना लेके जाना है आपने, मिनिमम टेम्परेचर इतना। सो तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 98 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, जो हम इसमें फीड कर देते हैं, और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 48 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड है। होगा क्या कि जब हम 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाएंगे ना, तो ये जो डीएनए के बैंड्स हैं ये अलहदा हो जाएंगे। क्यों डीएनए के बैंड्स अलहदा क्यों हो रहे हैं? फॉर एग्जांपल ये डीएनए के बैंड्स हैं, तो अगर आपको थोड़ा बहुत डीएनए का स्ट्रक्चर याद हो, जो कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ चुके हैं, तो डीएनए के बैंड्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है वाला, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, जल्दी बताएं। कोवलेंट बॉन्ड होता है? नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सही है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो सा वीक बॉन्ड है, ठीक है जी, इट कैन बी ब्रोक या सेपरेट ऑन 98 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जब हम इसे 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाएंगे तो ये डीएनए के स्ट्रैंड्स अलहदा हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये पहली दफ़ा हमने इसे 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आए, डीएनए के बैंड्स अलहदा हो गए, ठीक है। ये आपका जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, एक दफ़ा बैंड अलहदा हो जाएंगे तो वहाँ पे फिर हमारा प्राइमर आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्राइमर एलीनिंग। पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन का, ठीक है, कि बैंड्स अलहदा हुए। फिर दूसरा क्या है कि वहाँ पे जाके प्राइमर जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, जो कि कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर का था। ओके, प्राइमर एलीनिंग के बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, उसकी एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाएगी या फोटो कापिंग स्टार्ट हो जाएगी। और फोटो कापिंग करने वाला कौन होगा भला? ये एंजाइम जिसे हमने क्या कहा है, टैग पॉलीमरेज, ठीक है। इसमें जो टैग है दैट स्टैंड फॉर थर्मस इक्वेटिकस पॉलीमरेज, जो कि एंजाइम है जो कि डीएनए की कॉपी करता है, ठीक है जी। ये डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। डीएनए जिस तरह डीएनए पॉलीमरेज है, इस तरह यहाँ पे टैग पॉलीमरेज है जो कि यूज़ हो रहा है। सो ये डीएनए की क्या करेगा, प्राइमर से, मतलब प्राइमर इसका स्टार्टिंग रीजन होगा, फिर उसके बाद ये बीच में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता रहेगा, ठीक है। इसको एटीपीज चाहिए होते हैं जो कि हमने सोल्यूशन के अंदर डाले हुए हैं शुरू के अंदर ही। सही। सो थर्मोसाइक्लर क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा अप टू कह लेंगे 72 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉर एग्जांपल 72 या 98। तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, डीएनए के स्ट्रैंड्स अलहदा हो जाएंगे, डीएनए के स्ट्रैंड्स अलहदा हुए, वहाँ पे जाके प्राइमर अपनी जगह बना लेंगे, प्राइमर जाके बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कहेंगे दोबारा ये डीएनए क्यों नहीं बाइंड होगा, क्योंकि प्राइमर छोटा होता है, ठीक है, ये जल्दी बाइंड हो जाएगा, ठीक है। पूरा डीएनए बाइंड होने में टाइम लेता है, सही। तो इसलिए प्राइमर जल्दी बाइंड हो जाएगा, तो जहाँ पे प्राइमर बाइंड होगा उसके इसे प्राइमर एनीलिंग कहेंगे। फिर उसकी एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपको अगर आपके जहन में हो तो उसमें शुगर, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो वो आके अटैच होना शुरू हो जाएंगे, ठीक। और फिर ये नेसेंट डीएनए स्ट्रैंड बनेगा। नेसेंट से क्या मुराद होता है, न्यू। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड था, और ये जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा इसे हम न्यू डीएनए स्ट्रैंड यानी नेसेंट डीएनए स्ट्रैंड्स कहेंगे, सही। तो एक साइकिल के अंदर ये इस तरह एक नई कापी बना लेगा, ठीक है। फर्स्ट साइकिल के अंदर आपके पास 2 कापीज़ होगी, ठीक है, मतलब 2 × 2। अच्छा, सेकंड साइकिल के अंदर आप 2 से 2 को ज़रूर देंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। फिर थर्ड साइकिल के अंदर 8। तो ये जो इंक्रीज इन अमाउंट आ रही है ये एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। वैसे ही आपके बुक का ऐसा नहीं है, लेकिन चलो मैं आपको बता दूँ एक्सपोनेंशियल से क्या मुराद है कि पावर्स के अंदर यानी आपकी कापीज़ आ रही है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो भी इस तरह बनता है, आहिस्ता 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 एकदम फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ कहते हैं इसे हम। नंबर ऑफ़ कापीज़ टाइम के हिसाब से नंबर ऑफ़ कापीज़ जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होती है। सो खैर ये हो गया हमारा आज का लेक्चर जो कि हमने पीसीआर के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि ये रिएक्शन ख़त्म कब होगा। बेसिकली यहाँ से मतलब 1 2 3 हुआ, 3 के बाद एक्सटेंशन होने के बाद जब डीएनए बन जाएगा दोबारा उसे हम पहले स्टेप पे ले जाएंगे, ठीक है, कि दोबारा उसको डीनेचर करेंगे। डीनेचर करने के बाद दोबारा प्राइमर ऐड होगा, फिर उसकी नई कापी बन जाएगी, नई कापी बनेगी, फिर उसकी डीनेचरेशन करेंगे। तो इस तरह ये रिपीट होता रहता है। कब तक रिपीट होगा, जब सारे
के सारे या तो आप खुद रोक नहीं देते, यानी या तो आप इसको थर्मोसाइक्लर को स्टॉप कर दोगे, या फिर सारे के सारे जो आपने यानी न्यूक्लियोटाइड्स दिए थे वो यूज़ हो जाए, ठीक है। उसके बाद ज़ाहिर बात है फिर मज़ीद रिएक्शन नहीं हो सकेगा। सो ये हो गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसके यूजेस कहाँ पे हैं, पीसीआर जिसे हम कहते हैं, यूजेस इसके बहुत ज़्यादा, मतलब डायग्नोसिस में से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल HCV वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है, उसको फाइंड करने के लिए क्या है, कोई पेशेंट है कि नहीं, उसके लिए पीसीआर यूज़ करते हैं। इसके अलावा जीन सीक्वेंसिंग जब हम पढ़ेंगे आगे, जीन सीक्वेंसिंग के अंदर हम इसे यूज़ करते हैं, जीनोम स्टडी के अंदर हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी जो भी जेनेटिक स्टडी है ना, ठीक है, जेनेटिक स्टडीज़ जितनी भी हैं, आया वो जीनोमिक लाइब्रेरी है या जीनोमिक जीनोम है खाली, ठीक है, या जीनोम की सीक्वेंसिंग है, वहाँ पे हमें पीसीआर रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हमें उसकी कापीज़ बनानी पड़ती हैं, उसके बाद हम उस पर स्टडी कर सकते हैं। सही। सो ये हो गया आज का लेक्चर हमारा पीसीआर। अच्छा, हम पीसीआर के बाद जो डीएनए उसे एनालाइज किस तरह करते हैं, या पीसीआर को हम किस तरह आगे यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, वो हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।